सबसे पहले तो प्रोग्रेस बार के लिए जो हमारा प्लेबैक बार है इसे हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे ताकि सारे आइटम्स को सेंटर में लेकर आ सके। तो प्लेबैक बार को डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स, सेव, रिफ्रेश। अब उसके साथ साथ जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, सेव एंड रिफ्रेश। हम अलाइन आइटम्स भी सेंटर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे आइटम्स भी यहाँ पर अलाइन होकर आ जाएंगे। अब ये यहाँ पर थोड़ा सा अगर देखें तो मेरा प्लेबैक बार इतना है, पर उसके अंदर मेरा प्रोग्रेस बार छोटा सा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखें तो प्रोग्रेस बार काफी लंबा है एज कंपेयर टू द कंट्रोल्स। तो हम अपने प्रोग्रेस बार को एक विड्थ दे सकते हैं। प्रोग्रेस बार को विड्थ दे देते हैं 70% के अराउंड, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये क्या हुआ, प्रोग्रेस बार हमारा विड्थ में थोड़ा सा बड़ा होकर आ गया। अब हम यहाँ पर एक एडिशनल और एक नई प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं जिसका नाम है अपीयरेंस। अपीयरेंस प्रॉपर्टी क्या करती है, अगर हम सर्च करें जाकर तो वी कैन सर्च फॉर अपीयरेंस CSS MDN। तो अपीयरेंस प्रॉपर्टी का काम होता है कि वो किसी भी एलिमेंट के UI को, कि वो एलिमेंट कैसा दिखता है, उसको कंट्रोल करती है डिपेंडिंग अपॉन कि हम कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पर अपने वेब पेज को खोल रहे हैं। जैसे जो हमारा बटन है, अगर हम एक बटन को क्रिएट करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अपीयरेंस की वजह से एक स्पेसिफिक उसको बॉर्डर जो है उसके साथ वो अपीयर होता है। वैसे ही हमारा जो रेडियो बटन होता है वो स्पेसिफिकली जैसा उसे डिजाइन किया गया है पहले से उन्हीं कलर्स के साथ या उसी तरीके का अपीयर होता है। तो बहुत सारे डिफरेंट जो एलिमेंट्स क्रिएट होते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर, जो हमें बाय डिफॉल्ट मिलते हैं कुछ सेट प्रॉपर्टीज के साथ कि ये जो एलिमेंट है इसका यही कलर होने वाला है, इसकी यही विड्थ होने वाली है पहले से बाय डिफॉल्ट। हम चाहें तो उसे CSS के अंदर चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हमें पता है हमारा बटन बाय डिफॉल्ट कुछ इस तरीके का हमें दिखाई देता है जब भी हम एक बटन को क्रिएट करते हैं। तो इस तरीके की अगर प्री सेट चीजों को हमें हटाना है कि हमें पहले की कोई भी अपीयरेंस नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम अपनी अपीयरेंस प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हैं टू नन। तो ये जो मेरा प्रोग्रेस बार है, अभी ये प्रोग्रेस बार कुछ ऐसा दिखाई देता है, यानी इसके ऊपर ब्लू कलर की लाइट आ रही है इस तरीके से, हम ये कर्व्ड है एजेस से। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज इसके ऊपर इसीलिए आ रही है क्योंकि ये सेट प्रॉपर्टीज है। अगर हम जाकर इसको इंस्पेक्ट भी करें तो यहाँ पर हमें कुछ चीजें दिखाई देंगी। इसकी अपीयरेंस प्रॉपर्टी है अभी सेट टू ऑटो, इसके कर्सर की वैल्यू डिफॉल्ट सेट है, इसका कलर अभी सेट है, पैडिंग इसको कुछ दे रखी है, बॉर्डर इसको कुछ दे रखा है, मार्जिन दे रखी है 2 पिक्सल्स के इक्वल। एंड इसके अलावा काफी सारी वैल्यूज है जो इसके लिए ऑलरेडी सेट होती है हमारे पास, पर हम चाहते हैं वो सारी की सारी सेट वैल्यूज इसके लिए हट जाए। तो इसे हम क्या दे सकते हैं, इसके लिए हम अपीयरेंस को सेट कर सकते हैं टू नन। जैसे हम अपीयरेंस को सेट करेंगे उसकी जो पहले वाली स्टाइलिंग है जो बाय डिफॉल्ट क्रोम की वजह से हमें दिख रही है वो सारी की सारी स्टाइलिंग गायब हो जाएगी। इसे अगर रिफ्रेश करें तो अब जो एक रेंज टाइप बिल्कुल रॉ फॉर्म में जैसा दिखाई देता है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, यानी इसके अपीयरेंस ऑटो से अब शिफ्ट होकर हो गई है अपीयरेंस नन। तो ये कुछ इस तरीके का अब हमें दिखाई देगा। अब हम इसके ऊपर अपनी पर्सनल स्टाइलिंग जो है उसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो अभी इसका जो बैकग्राउंड कलर है दैट कलर इज इक्वल टू व्हाइट, तो हम इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज करने वाले हैं टू ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट यानी बिल्कुल पीछे का जो बैकग्राउंड है उसी पर ओवरलैप कर जाएगा। ट्रांसपेरेंट होने की वजह से क्या हो रहा है, अब ये प्लेबैक बार जो है वो दिखाई भी नहीं दे रहा, पर हम इससे शुरुआत करेंगे, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इसको करते चलेंगे। इसके अलावा इसके लिए हम इसका जो कर्सर है उसको सेट कर देंगे टू पॉइंटर, सेव एंड रिफ्रेश। तो कर्सर पॉइंटर सेट करने से क्या हुआ, जैसे ही हम इस पर आकर स्क्रॉल कर रहे हैं वैसे ही हमारे पास हैंड वाला जो सिंबल है वो आ गया। इस हैंड वाले सिंबल की मदद से हम अपनी ये जो बॉल होती है जिसको आगे पीछे कर सकते हैं, इसको बेसिकली हम अपना थंब कह देते हैं, तो इसको आगे पीछे अगर हमें करना है तो उसके लिए हमारे पास एक अलग टाइप का पॉइंटर आ गया। कर्सर क्या आता है, बाय डिफॉल्ट कर्सर जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू पर सेट होता है कुछ इस तरीके से, पर हमने उसे चेंज कर दिया कर्सर टू पॉइंटर, तो वो पॉइंट होकर आ रहा है। अगर पॉइंट नहीं करेंगे तो एरो ही दिखाई देगी हमें हमेशा। तो यहाँ पर कर्सर टू पॉइंटर ये नई एक प्रॉपर्टी है जिसको हमने सीखा है। तो प्रोग्रेस बार के लिए इतने चेंजेस करेंगे। अब इसको और थोड़ा सा कस्टमाइज करेंगे क्योंकि ये वाला प्रोग्रेस बार इससे काफी डिफरेंट है, इसमें तो लाइन भी दिखाई नहीं दे रही, तो और प्रॉपर्टीज हम सेट करने वाले हैं। अब इस पूरे के पूरे रेंज को स्टाइल करने के लिए एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट है जो मैं आपको रेकमेंड करूंगी। दिस इज द डॉक्यूमेंट। आप इस लिंक पर जा सकते हैं quarksmode.org ब्लॉग एंड आर्काइव्स के अंदर ये हमारा स्टाइलिंग एंड स्क्रिप्टिंग स्लाइडर्स है। ये जो बेसिकली पार्ट होता है जिसे हम स्लाइड करते हैं, इनपुट टाइप रेंज, इसको हम एक स्लाइडर कहते हैं। और स्लाइडर के 2 पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर जाएंगे अगर डॉक्यूमेंट के अंदर तो स्लाइडर के 2 पार्ट्स हैं। ये वाला जो हमारा पार्ट है इसको हम ट्रैक कहते हैं, और ये जो सर्कुलर
चीज होती है जिसको हम मूव कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं, इसे हम अपना थंब कहते हैं। तो कैसे हम अपने ट्रैक को स्टाइल कर सकते हैं, कैसे हम अपने थंब को स्टाइल कर सकते हैं, तो थंब को जब भी हम एड्रेस करते हैं, यानी जब भी हम अपने डॉट को स्टाइल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम वेबकिट स्लाइडर थंब यूज करते हैं। और जब भी हम अपने ट्रैक को स्टाइल या उसकी ट्रैक की CSS लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम वेबकिट स्लाइडर रनेबल ट्रैक यूज करते हैं। अब ये जो दोनों चीजें हैं, यानी वेबकिट स्लाइडर थंब और वेबकिट स्लाइडर रनेबल ट्रैक, ये दोनों हमारे सूडो एलिमेंट्स होते हैं CSS के अंदर। यहाँ पर मेंशन भी है रिक्वायर्ड सूडो एलिमेंट्स, और ये ब्राउजर डिपेंडेंट होते हैं, मतलब सारे के सारे ब्राउजर्स पर वर्क नहीं करेंगे, कुछ कंपैटिबिलिटी इशू इनके आते हैं। पर अभी के लिए हम सिर्फ क्रोम पर फोकस कर रहे हैं, तो हम इनको यूज करने वाले हैं। एंड इनको यूज करके हम अपना जो स्लाइडर है, यानी जिसके अंदर हमारा थंब भी आ जाता है, जिसके अंदर हमारा ट्रैक भी आ जाता है, उसको हम स्टाइल करने वाले हैं। और अगर आपको और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है कि कैसे स्लाइडर्स का CSS चेंज किया जा सकता है, तो उसके लिए हम इस डॉक्यूमेंट को जाकर एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, इस डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हैं। अभी के लिए आ जाते हैं ओरिजिनल अपने कोड पर। ओरिजिनल कोड के अंदर सबसे पहले अपने प्रोग्रेस बार के लिए हम स्टाइल करेंगे उसके ट्रैक को। तो लिख लेते हैं अपना प्रोग्रेस बार, जो सूडो एलिमेंट हम यूज करने वाले हैं, लगाए डबल कोलन, हम लिखेंगे वेबकिट स्लाइडर, यहाँ पर ऑप्शंस भी आ जाएंगे स्लाइडर रनेबल ट्रैक। अब इस ट्रैक के लिए हमें कुछ कुछ चेंजेस लेकर आने हैं। सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो थोड़ा सा व्हाइटिश कलर हो जाए। ये जो कलर है, दिस इज नॉट एग्जैक्टली व्हाइट, दिस कलर इज DDD। अगर करें, रिफ्रेश करें, तो कुछ इस तरीके का कलर है, मतलब व्हाइट से थोड़ा सा डल, थोड़ा सा ग्रेइश जैसा कलर है। तो इस तरीके का कलर हमें चाहिए बैकग्राउंड के लिए। उसके बाद इसे थोड़ा सा राउंडेड बनाने के लिए हम इसे एक बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं। बॉर्डर रेडियस हम दे सकते हैं 100 पिक्सल्स की। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये क्या हुआ, कर्व्ड हो गया कॉर्नर से। ये भी थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो इसकी हाइट को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसे एक हाइट दे सकते हैं। लेट्स गिव इट अ हाइट ऑफ 1 rem, यानी 16 पिक्सल्स। रिफ्रेश किया तो अभी ये 16 पिक्सल्स है। थोड़ी सी और छोटी हाइट करनी है तो इसे 0.5 रेम्स दे सकते हैं। रिफ्रेश, तो ये अभी 0.5 रेम पे आया है। थोड़ा सा और पतला करना है तो 2.5 रेम दे सकते हैं। सेव एंड रिफ्रेश, तो और पतला होकर 0.25 रेम्स पर आ गया। हम चाहें तो इसे और हल्का सा और थिन कर सकते हैं। लेट्स गिव इट 1.5 रेम। रिफ्रेश, तो ये क्या हुआ, 1.5 रेम्स पर आ गया। आई थिंक थोड़ा सा 2 ट्राई करते हैं टू मेक इट मोर सिमिलर। आई थिंक दिस सीम्स गुड। 0.2 रेम्स की हमने इसे हाइट दे दी है, और अब ये कुछ इस तरीके का हमें दिखाई दे रहा है। हमारा ट्रैक तो तैयार हो गया। यहाँ पर ये जो हमारा थंब है, ये अभी भी इस पर सेंटर्ड नहीं है, यानी ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा है, एग्जैक्टली इसके ऊपर प्लेस नहीं हो रहा। तो अब क्या करेंगे, इस थंब को हम स्टाइल करेंगे। थंब को स्टाइल करने के लिए दोबारा हम लिख सकते हैं अपना प्रोग्रेस बार एंड डबल कोलन, हम लिखेंगे वेबकिट एंड वेबकिट के बाद स्लाइडर। थंब को हम स्टाइल करने वाले हैं। थंब को स्टाइल करने के लिए सबसे पहले तो इसकी जो बाय डिफॉल्ट अपीयरेंस है उसको हटा देते हैं। तो अपीयरेंस को कर देंगे नन। सेव एंड रिफ्रेश, तो अभी गायब ही हो गया है। अब इसको थोड़ी थोड़ी स्टाइलिंग हम शुरुआत से ऐड करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो इसके लिए एक हाइट एंड विड्थ हम दे देते हैं। लेट्स गिव इट अ हाइट ऑफ 16 पिक्सल्स। रिफ्रेश, एंड सिमिलरली हम इसे एक विड्थ देने वाले हैं 16 पिक्सल्स की। सेव एंड रिफ्रेश, उसके साथ में इसे एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो हम इसे वही वाला, यानी स्पॉटिफाई वाला ये ग्रीनिश कलर इसको हम देने वाले हैं, विच इज 1BD760। तो ये वाला स्पेसिफिक ग्रीन है, स्पॉटिफाई ग्रीन। रिफ्रेश करेंगे तो ये मेरे पास आ गया है, यानी मेरा जो थंब है वो कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। अभी ये क्या है, अभी ये स्क्वायर शेप में है। इसको राउंडेड अगर हमें बनाना है तो इसको एक बॉर्डर रेडियस हम दे देते हैं 100% की। सेव, या 100 नहीं, सॉरी 50% की बॉर्डर रेडियस देंगे जब भी स्क्वायर को हमें सर्कल में कन्वर्ट करना है। रिफ्रेश किया, इस तरीके का हो गया। हम चाहें तो यहाँ पर 16 पिक्सल्स की जगह वी कैन ऑल्सो मेक इट 1 रेम, एंड सिमिलरली यहाँ पर 1 रेम। सेव एंड रिफ्रेश, तो इस तरीके का सर्कल हमारे पास आ गया। अब इसे थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट करने के लिए इसको हम एक मार्जिन दे सकते हैं। मार्जिन फ्रॉम टॉप, नेगेटिव मार्जिन दे दिया तो ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। -6 पिक्सल्स दिया तो अब ये यहाँ पर सेंटर में करीबन जाकर स्टोर हो जाएगा। एंड इस तरीके से हम एक ग्रीन कलर का स्लाइडर टाइप बिल्ड कर सकते हैं,
जो स्लाइड करेगा एंड उसके बाद जो भी हमारे स्पॉटिफाई पर गाना चल रहा है उसको आगे पीछे कर सकता है। अब हम चाहे तो इसके अंदर और ज्यादा एडिशनल चेंजेस कर सकते हैं, जैसे हम चाहें तो जितना पार्ट अभी कवर हुआ है सिर्फ उसी को हम ग्रीन कलर दें, ग्रीन बैकग्राउंड कलर दें। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस किए जा सकते हैं, पर उतना ज्यादा चेंजेस में हम नहीं जा रहे होंगे। बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल स्पॉटिफाई क्लोन एंड इसके अंदर हमने शुरुआत से लेकर 3 कंपोनेंट्स को बिल्ड किया है। एक था हमारा साइड बार, उसके अलावा ऊपर का स्टिकी नैव हमने बिल्ड किया, अपने कार्ड्स को हमने बिल्ड किया है, लास्ट में फुटर हमने बनाया है और अपने म्यूजिक प्लेयर को हमने डेवलप किया है, उस तरीके का यूआई दिया है। इसको इंस्पेक्ट करें तो कुछ कुछ चीजें इसमें जो है रिस्पॉन्सिव है, छोटा करेंगे तो कुछ कुछ एलिमेंट्स गायब हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ मीडिया क्वेरीज। हमारे कार्ड्स ओवरलैप होने की बजाय या साइज में छोटे होने की बजाय क्या करेंगे, रैप कर जाएंगे डिफरेंट लाइंस के अंदर। तो दिस इज ऑल्सो अ साइन ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। एक लाइन के अंदर हमारे मल्टीपल कार्ड्स भी आ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कितनी विड्थ है हमारे पास। तो इस तरीके से स्पॉटिफाई का हमने क्लोन बना लिया है। बस म्यूजिक प्लेयर के अंदर ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है, राइट वाला पार्ट है, ये आपको एज अ होमवर्क प्रॉब्लम दिया गया है। प्लीज थोड़ा सा टाइम लगाना है, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, इस होमवर्क प्रॉब्लम को अभी के अभी बैठकर आपको सॉल्व करना है। एंड आई होप कि सीएसएस क्लोन को बनाते टाइम हमने कुछ कुछ नई प्रॉपर्टीज सीखी है, कुछ कुछ नई चीजें सीखी है एंड एक बेसिकली एक 0 से लेकर 100 वाला एक प्रोसेस सीखा है कि किस तरीके से एक वेबसाइट के लेआउट को, भले ही हमने उसे देख देख कर बनाया हो, पर किस तरीके से उसे बनाया जाता है। एक थिंकिंग प्रोसेस हमने सीखा है कि सीएसएस की जो वेबसाइट्स है सबसे पहले उनकी डिजाइनिंग या लेआउट प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जब फर्स्ट टाइम स्पॉटिफाई की वेबसाइट देखी तो इसको हमने बॉक्सेस के अंदर डिवाइड किया एंड बॉक्सेस इज बेसिकली इट कम्स फ्रॉम द बॉक्स मॉडल ऑफ सीएसएस, जो हमें काफी ज्यादा इंट्यूटिव तरीका देता है चीजों को प्रिपेयर करने का। तो हमने बॉक्सेस की फॉर्म में जब हम अपना लेआउट डिजाइन करते हैं तो काफी ज्यादा आसान कर देता है हमारे लिए अपने वेबसाइट को बनाने के प्रोसेस को। तो आपको भी कभी भी कुछ भी डिजाइन करना है ना सीएसएस के अंदर, चाहे हम देखकर डिजाइन कर रहे हैं, तो उसको बॉक्सेस की फॉर्म में इमेजिन करने की कोशिश करनी है कि हमारे पास ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, फिर उस बॉक्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते जाने, छोटे छोटे पार्ट्स को इंडिविजुअली कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं, फिर उस पर ध्यान देना है। तो यही बेसिक तरीका होता है सीएसएस एंड एचटीएमएल को यूज करके किसी भी वेबसाइट के लेआउट को डिजाइन करने का। तो अब हमने बूटस्ट्रैप को कंप्लीट कर लिया है, बट इसके अलावा सीएसएस का एक और फ्रेमवर्क होता है जिसको हम कहते हैं टेलविंड सीएसएस। टेलविंड सीएसएस ऑल्दो मार्केट में बूटस्ट्रैप से इतना ज्यादा यूज नहीं होती, ज्यादा अगर आप जॉब्स देखेंगे या ज्यादा टेक्नोलॉजी यूजेज देखेंगे तो बूटस्ट्रैप ही मार्केट के अंदर ज्यादा यूज होती है एज कम्पेयर टू टेलविंड सीएसएस। बट फिर भी टेलविंड सीएसएस काफी सारे स्टूडेंट्स का सीखने का मन करता है, तो इसे हमने कोर्स के अंदर इंक्लूड किया है। अब टेलविंड सीएसएस को हम अभी नहीं सीखेंगे, जब हम रिएक्ट जेएस कंप्लीट कर लेंगे तब हम टेलविंड सीएसएस को सीखने वाले हैं, क्योंकि टेलविंड सीएसएस को इंक्लूड करने के, यूज करने के अलग अलग तरीके होते हैं। इनमें से एक सिंपल तरीका होता है, जैसे बूटस्ट्रैप को हमने इंक्लूड करके सीखा है, बट वो अच्छा और प्रैक्टिकल तरीका नहीं होगा टेलविंड को सीखने का। इसीलिए एक बार जब हम अपना बैकएंड डेवलपमेंट कंप्लीट कर लेंगे और रिएक्ट जेएस की बात करेंगे, तब जाकर हम टेलविंड को पूरा कंप्लीटली सीख रहे होंगे।